हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। तो जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने लॉन्च किया है एक नया पोर्टल जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। इसको आज ही लॉन्च किया है 4 अप्रैल को न्यू दिल्ली में। अब देखते हैं इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है। जो हमारे कंट्री की मीडिया है और एंटरटेनमेंट सेक्टर्स हैं बहुत जल्दी ग्रो करते जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर है तो सब बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। एंड अगले 2 साल में बोला जा रहा है, माना जा रहा है कि इसकी जो मार्केट है दैट विल बी 30 बिलियन मार्क $, एंड अभी ये 25 बिलियन पर है। और हमारी कंट्री में 1762 मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से 900 सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, 380 एफएम चैनल्स हैं, 350 कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हैं। और जो ब्रॉडकास्टिंग सेवा पोर्टल्स है वो आता है हमारे मेक इन इंडिया के लाइन में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के अंडर ये आता है। तो एक तरह से यहाँ पर भी हम डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं इस पोर्टल का। एक तरह से ये क्या करेगा, सिंगल पॉइंट फैसिलिटी होगा, जहाँ पर जो भी वेरियस एप्लीकेंट्स होंगे या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशंस के लिए या परमिशन लेनी है या लाइसेंस लेना है आईबी मिनिस्ट्री से, तो वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक तरह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंट सिस्टम बनाया जाएगा ताकि जो मैनेजमेंट है और ग्रोथ है वो हो सके। और एक तरह से इनेबलिंग कम्युनिकेशंस भी देगा स्मूथ मैनर में, जो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारे और जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी। हमारी जो मैनुअल प्रोसेस होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब ये सब काम हो रहा है डिजिटलाइज वे में, ऑनलाइन वे में। तो ये काम बहुत ईजिली, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जाएगा एंड यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर की जा सकेगी। तो एक तरह से ये प्रोविज़न लेकर यहाँ पर आया है। अब देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड करेगा। कौन कौन सी सर्विसेज हैं, दैट इज़ टीवी चैनल्स देगा, ओटीटी होगा, टीआरपी एजेंसीज होंगी, लोकल केबल ऑपरेटर्स होंगे, डिजिटल मीडिया, एफएम चैनल्स, डीटीएच ऑपरेटर्स, मल्टी सिस्टम ऑपरेशंस, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सैटेलाइट टीवी चैनल्स, एचआईटी ऑपरेटर्स, ये सब ऑपरेशंस इस पर्टिकुलर पोर्टल पर अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर पेमेंट भी होगा, एनुअल फीस जो टेलीपोर्ट्स और टीवी चैनल्स को देना होगा पहले ही रजिस्ट्रेशन करने से पहले। कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस भी यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे जो कि गाइडलाइंस प्रोसेस करने में हेल्पफुल होंगे इन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को, एंड ये टेम्परेरी अपलिंक्स भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि जितने भी वेरियस लिंक्स हैं तो उनमें ये सब काम करेगा। नेक्स्ट इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। तो अरुणाचल प्रदेश अपनी जो स्टेट है वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान बनाया है विद WWF इंडिया। और जो ये प्लान है ये एक तरह से पक्के डिक्लेरेशन, जो कि पक्के नेशनल पार्क भी है, उधर पक्के टाइगर रिजर्व भी है, उसके इन लाइन रहेगा। एंड ये है बेसिकली पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में, तो इसी के साथ ये काम करेगा। जो न्यू दिल्ली है, ये जो एग्रीमेंट है न्यू दिल्ली में हुआ है WWF एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बीच, ये वहाँ पर इंक किया गया है। एंड इसकी जो मीटिंग थी वो हमारे स्टेट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ने हेड किया है, दैट इज़ ममता मामा नतंग। एंड अब ये देखते हैं अभी कैसे डेवलप होगा एक्शन प्लान। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पार्टिसिपेटरी अप्रोच लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं इन द पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। कंसल्टेंट्स लेंगे तभी हमारे पास जो बेसिक ग्रास रूट लेवल है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी, और तभी जो लेवल है वो वहाँ पर कामयाब भी हो जाएगा। अभी इंपॉर्टेंस देखते हैं इस पैक्ट की। ये जो पैक्ट है ये अरुणाचल प्रदेश का पार्टिसिपेटरी कंजर्वेटिव इनिशिएटिव दिखाएगा, जो कि डेवलप करने में हेल्पफुल होगा एक्शन प्लान, जो कि इंक्लूसिव रहेगा एंड इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा लोगों को। और ये प्लान है ये रिफ्लेक्ट भी करेगा लोग पीपल की और स्टेट की एस्पिरेशन की, कैसे उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, दैट इज़ कि हमें फ्यूचर की जनरेशन के बारे में सोचना है, उनके लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व एंड प्रिजर्व करके रखना है। तो ये ऐसे काम करेगा। पक्के डिक्लेरेशन के बारे में देखते हैं। ये जो पक्के डिक्लेरेशन है, पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन है ऑन क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव अरुणाचल प्रदेश। कि क्लाइमेट चेंज तो बदल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे रेजिलिएंट होना है, कैसे अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, एक्शन प्लान्स को उसके अकॉर्डिंग बदलते रहना है, और कैसे एक तरह से हमें अरुणाचल प्रदेश को कंजर्वेटिव बनाना है और सस्टेनेबल की तरफ लेकर जाना है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को हम बात कर रहे हैं कौन सा स्टेट बनाना, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्टेट। यहाँ पर मल्टी सेक्टोरल अप्रोचेस रहेंगी,
जहाँ पर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत लो होए, एंड इसके लिए हम 5 थीम्स के ऊपर मेजर फोकस कर रहे हैं। तो ये 5 थिंग्स आप नोट कर सकते हो क्योंकि यूपीएससी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी इसको डायरेक्टली इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो जो 5 थीम्स हैं, दीज आर हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, environment, forest, climate change, livelihood opportunities, sustainable and adaptable living, evidence generation and collaborative action। तो ये इससे काम करेगा। तो पक्के टाइगर रिजर्व की लोकेशन देखते हैं। दिस इज़ योर अरुणाचल प्रदेश स्टेट। तो दिस इज़ योर पक्के टाइगर कोर जोन। तो हमारे पास 3 जोन्स होती हैं, कोर जोन, देन वी हैव बफर जोन, एंड देन वी हैव linking zone, that is a linking zone that acts as a border between people and wildlife. Now next is about extension of foreign trade policy 2015-2020। तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक्सटेंड किया गया है बाय 2022। देखते हैं फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या आ रहा है, कैसे ये काम कर रहा है, एंड कैसे ये और ज़्यादा चेंजेस जो लेकर आए हैं। 31 मार्च तक जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी थी ये 2015 और 2020 वाली वैलिड होती थी, लेकिन अब इसको इसी साल 30 सितंबर तक वैलिड कर दिया गया है। एंड ये जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट किया गया है बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्योंकि जब से कोविड पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, इसका ये जो एक्सटेंशन है काफ़ी बार हो चुका है। तो अब इसको पहले मार्च 2020 से अब 30 मार्च तक किया था, लेकिन अब इसको सितंबर 2020 तक कर दिया गया है। तो पॉलिसी के बारे में देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। ये जो ट्रेड पॉलिसी है ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी कि कैसे हमारा मेन एम क्या रहेगा कि हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा और कंट्री की सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारी जॉब्स भी बढ़ेंगी, इससे हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बूस्ट होगी। इसी के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर आई हैं जिस पे हमें बूस्ट दिया जा सके, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अथोराइजेशन स्कीम। ये जो पॉलिसी है एक तरह से ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है जहाँ पर ठीक है एक साइड हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी साइड हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, ताकि इंडिया का जो मेन मोटिव है, मेक इन इंडिया विजन है जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जी का, वो हम पूरा कर सके, ताकि हम जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन बूस्ट कर सके और अपना जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन मार्केट में मार्केट कर सके, फॉरेन मार्केट में अपना प्रोडक्ट को बेच सके, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिव वैल्यू बढ़ सके। यहाँ पर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं बल्कि सर्विसेज सेक्टर को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। और जो स्पेशल इन्फोसिस है वो है हमें कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाना है, और ये जो ट्रेड पॉलिसी है ये भी डिस्क्राइब करता है कि कैसे हमें प्रोडक्ट और जो मार्केट स्ट्रैटेजी है उसका भी ध्यान रखना है। अलॉन्ग विद इसके साथ काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से मार्केट हो सके, जैसे कि ट्रेड है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रेड इकोसिस्टम इन्हांसमेंट है, इन सब के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट स्टील स्लैग रोड। तो जो सूरत है गुजरात सिटी में, वहाँ पर ये पहली ऐसी इंडियन सिटी बन गई है जहाँ पर जो रोड है, अभी हमारी रोड कैसे बनती है, चारकोल से बनती है, लेकिन सूरत में एक ऐसी जो सिटी है वो ऐसी सिटी बन गई है जहाँ पर हमारी जो रोड है वो बन रही है इंडस्ट्रियल वेस्ट से, जिसको हम स्टील स्लैग से बननी है, जिसको हमने प्रोसेस करके बनाया है। एंड ये डेवलप कैसे हुआ है, एक तरह से जॉइंट वेंचर था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नीति आयोग, यूनियन स्टील मिनिस्ट्री, आर्किलर मित्तल निपन स्टील एट हजारिया जो कि सबब है सूरत में, तो इन सब ने मिलकर ये काम किया है। प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। ये कंस्ट्रक्शन थी रोड की 1 साल के अंदर कंप्लीट किया गया है, जहाँ पर जो स्टील वेस्ट था, जो स्टील के मोल्ड्स, उसको कन्वर्ट किया गया है स्टील स्लैग में। एंड ये जो रोड है इसके 6 लेन्स है, दोनों साइड 3-3 लेन बनाए गए हैं। यहाँ पर बेसिकली जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं मल्टीनेशनल्स के, वो इंडस्ट्रियल स्टेट में सूरत के आउटस्कर्ट में लोकेटेड है, तो इसलिए अगर ये रोड वो यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल भी रहेगी। इससे क्या हुआ है, जो हमारी रोड बनाने की कॉस्ट है वो भी 30% से कम हो गई है। ओके, तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और जो रोड की थिकनेस है वो भी 30% लेस है पहले जैसे रोड से, तो एक तरह से पतली तो है लेकिन इसकी लेयर और ये काफ़ी मजबूत भी है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। क्योंकि आजकल की रोड का हमें पता है कितना बुरा हाल होता है, एक बार बनती है अगले 3 महीने में फिर वो टूट जाती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रोड बन रही है तो अच्छे से बननी चाहिए ताकि वो सस्टेनेबल चले, क्योंकि बार बार ये काम नहीं होते। तो जो स्टील स्लैग है वो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है यूज़ में रोड बिल्डिंग में, जिसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है।
एंड ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है वेस्ट टू वेल्थ जो हमारा इनिशिएटिव है, एंड क्लीन इंडिया कैंपेन इनिशिएटिव, जहाँ पर हमारा जो वेस्ट है उसको गंदगी को कैसे हमें वेल्थ में कन्वर्ट करना है, वहाँ पर कैसे हमें वेल्थ में लेकर आना है, रिचनेस को बढ़ाना है। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दिस रोड, क्या प्रोसेस है, जो स्लैग है इसको यूज़ किया जाता है इस रोड में, जो कि जनरेट होते हैं स्टील फर्नेस से, जिसमें बर्न किया जाता है 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ये होता है मोल्टन फ्लक्स मटेरियल के रूप में। और जो मोल्टन मटेरियल होता है उसको पोर किया जाता है स्लैग पिट्स में ताकि इनको कूल किया जाए, बाद में ठंडा किया जाता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि स्टेबल स्टील स्लैग बनाया जाए, एंड बाद में उसको रोड बनाने के काम आता है। तो इसके लिए अगर हमें रोड बनानी है तो हमें 1 लाख टन का प्रोसेस्ड स्टील स्लैग की ज़रूरत होगी। लोड टेस्ट देखते हैं इस रोड का। जो स्टील स्लैग है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है यूजिंग प्रेशर सेल्स, स्टीन गॉजेस, थर्मोकॉपल्स, डिस्प्लेसमेंट गॉजेस, ये यूज़ किया जाता है ताकि आप मेजर कर सको डिफॉर्मेशन, जो कि जब लोड बढ़ता है उस टाइम पर हम पहले ही चेक कर लें। एंड ये मॉनिटर भी किया जाएगा बाय CSIR CRRI जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट है, ताकि हम प्रोग्रेस चेक करें, ताकि हम इसका फिर मॉडल पूरे इंडिया में लेकर आए अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पर जो रोज़ 30 से ज़्यादा हैवी लोडेड ट्रक्स यूज़ करते हैं इस रोड को, तो इसलिए एक तरह से ये हमारा एक्सपेरिमेंट भी रहेगा कि कैसे हमारी जो रोड है कैसे काम कर रही है, कैसे हम इसको और ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं, ताकि अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हुआ तो अब हम इसको दूसरे पार्ट्स में लेकर आएंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से हमारा फ़ायदा ही है, हमारी जो डिपेंडेंस है चारकोल के ऊपर वो कम हो जाएगी, जिससे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। तो इसलिए वी शुड ट्राई एंड फाइंड ऑलवेज द इनोवेटिव वेज, ताकि हमारा जो पोल्यूशन है वो कम हो सके और हम नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ जा सके। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये डाल सकते हो कि दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स मेकिंग आवर इकोनॉमी नेट ज़ीरो कार्बन डिपेंडेंट। ओके तो ये था आज का आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूपीएससी स्टील स्लैग के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकती है इस बारे में इस साल, जो अब 5 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel. So thank you and all the best.